बच्चों आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां भाग 1 में हम जानेंगे समांतर श्रेणियों के परिचय को। देखिए इस अध्याय को हम इन 3 अध्ययन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जिनमें से आज का हमारा अध्ययन बिंदु क्या है बच्चों, समांतर श्रेणियां और इसका परिचय। तो समांतर श्रेणियों को समझने के लिए, इसकी आवश्यकता और इसके उपयोगिता को समझने के लिए बच्चों हमें समझने होंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुच्छेद 5.1 में दी गई कुछ स्थितियों को। आइए उन स्थितियों की बारी बारी से चर्चा करते हैं और फिर समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए अनुच्छेद 5.1 में दी गई पहली जो स्थिति है उसमें हमसे क्या कहा गया है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। उसे यह पद रुपए 8,000 के मासिक वेतन और रुपए 500 वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया है। उसका वेतन रुपए में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि के लिए क्रमशः 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10,000, 10,500 इत्यादि होगा, है ना। तो इस स्थिति में जो नंबर्स इन्वॉल्व है, जो संख्याएं सम्मिलित हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। 8,000, फिर दूसरे वर्ष उसका वेतन होगा 8,500, फिर अगले वर्ष उसका वेतन होगा 9,000 तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में बताइए कितना होगा 9,500, उसके अगले वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा 10,000 और ऐसे ऐसे आगे हम उसके हर एक अगले वर्ष का वेतन भी क्या कर सकते हैं बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है जो भी नंबर्स आएंगे उसमें हमें सिर्फ 500 जोड़ना है। हमें सिर्फ क्या करना है, 500 जोड़ते चलना है। जोड़ना तो हमें आता ही है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स लिखे जाएंगे यहाँ पर जिनका क्या है, अंतर, कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर कितना है, 500 है ना। इंटरेस्टिंग नंबर्स का ये जो अरेंजमेंट है, इस तरीके से इन संख्याओं को व्यवस्थित किया गया है कि कोई भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा कितना है, 500 ही है। तो हम आगे आने वाले पद को भी बता सकते हैं। आइए इसके बाद में हम चलते हैं स्थिति संख्या 2 पर। देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। सबसे नीचे वाला डंडा लंबाई में 45 सेंटीमीटर है। नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे डंडों की लंबाइयां सेंटीमीटर में क्रमशः 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33 और 31 है। कहानी को समझते हैं बच्चों। देखो सीढ़ी कैसी है, इस प्रकार की एक सीढ़ी है। इस प्रकार की एक क्या है, सीढ़ी है। और इस सीढ़ी में क्या लगे हुए हैं, इस तरीके से कैसे डंडे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इस तरीके से डंडे लगे हुए हैं। सीढ़ी में लगे होते हैं ना डंडे, लेकिन ये सीढ़ी इस प्रकार की है कि जो इसके ये जो डंडे हैं ना, ये जो डंडे लगे हुए हैं इसमें, इनकी लंबाइयां क्या है, घटती जाती है 2 सेंटीमीटर। हर बार कितनी घट रही है, 2 सेंटीमीटर। जो सबसे नीचे वाला डंडा है इसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर, फिर इसकी 2 सेंटीमीटर घटा लीजिए 43 सेंटीमीटर, फिर और 2 घटा लीजिए 41 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, और इस तरीके से करते करते जो सबसे ऊपर वाला है उसकी कितनी है, 31 सेंटीमीटर लंबाई है। अब इस स्थिति में जो संख्याएं दी गई है उन पर चर्चा करते हैं। देखिए 45, फिर 43, फिर संख्या कौन सी है, 41, 39 और ऐसे करते करते कहाँ तक है, 31। अगर मैं देखूं तो इन दोनों का अंतर है 2 का, इनमें भी 2 का अंतर है, इनमें भी 2 का अंतर है। लेकिन अंतर कैसा है, माइनस में।
आप क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर घटाते चल रहे हैं। तो संख्याओं का ये जो व्यवस्था है ये इस प्रकार की है कि संख्याएं घटती जा रही हैं, और कितनी घटती जा रही हैं, 2 घटती जा रही हैं। इन सभी संख्याओं को अपने माइंड में रखिएगा बच्चों कि किस किस तरीके से संख्याओं को व्यवस्थित किया जा सकता है। पिछली स्थिति में हमने देखा था कि संख्याएं निरंतर बढ़ती जा रही थी, 500 जोड़े जा रहे थे। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि संख्याओं में अगर कुछ घटाया जाए तो भी हम आगे आने वाली संख्याएं बता सकते हैं। और ये भी एक इंटरेस्टिंग स्थिति है कि इसमें सभी का ही अंतर कितना है, -2 है। कोई भी 2 क्रमागत मतलब दूसरे में से अगर आप पहला घटाओगे, तीसरे में से दूसरा घटाओगे, चौथे में से तीसरा घटाओगे, अंत वाले में से पहले वाला घटाओगे, तो सबका अंतर कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये व्यवस्था क्या है, एक अनोखी व्यवस्था है संख्याओं की। अब देखते हैं अगली स्थिति और उसमें जो सम्मिलित संख्याएं हैं उनको। देखिए स्थिति 3 में हमसे क्या कहा गया है, किसी बचत योजना में कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है। 8,000 रुपए के निवेश की 3, 6, 9 और 12 वर्षों के बाद परिपक्वता राशियां रुपए में क्रमशः 10,000, 12,500, 15,625 और 19,531.25 है। अब देखिए किसी बचत योजना में हमने कितना निवेश किया है, 8,000 रुपए निवेश किए हैं, और 3 साल बाद में जितने निवेश करोगे वह उसकी कितनी हो जाएगी, 5/4 गुनी हो जाएगी। तो अगर हम देखें 3 साल बाद में 8,000 रुपए का 3 साल बाद में हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। उसके अगले 3 साल यानी कि जब हमने निवेश किए उसके 6 साल बाद में हो जाएगा 12,500। उसके अगले साल 15,625, उसके अगले साल 9,531.25। अब जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं इनका जो अंतर है वो समान नहीं है। जबकि पहली 2 स्थितियों में हमने देखा था जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई थी स्थिति में, दी गई स्थिति में, उन संख्याओं का अंतर समान था। पहली स्थिति में तो अंतर क्या था, सभी क्रमागत संख्याओं का अंतर 500 था। अगली वाली जो दूसरी समस्या थी, दूसरी हमारी स्थिति थी, उसमें हमारे पास जो अंतर था वो -2 था क्रमागत संख्याओं का। यहाँ पर देखिए अंतर, इन दोनों का अंतर तो 2,000 है, फिर इन दोनों का अंतर 2,500 है, फिर इनका अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 0, 5, 2, 1 और 3, 3,125। इस तरीके से जो अंतर है वो अब की बार तो समान नहीं आया। तो संख्याओं का अंतर इस प्रकार से ये व्यवस्थित की गई है कि अंतर समान नहीं है, लेकिन अगर आप अनुपात निकालेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे तो हर बार कितना आएगा, 5/4 आएगा। हर बार कितना आएगा, 5/4 आने वाला है। तो ये जो व्यवस्था है इसमें क्रमागत पदों का अनुपात क्या है, बराबर है। इसे भी हम ध्यान में रख लेते हैं और बढ़ते हैं अगली स्थिति की ओर। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है स्थिति 4 में भुजाओं 1, 2, 3 मात्रकों, कोई भी सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, किसी भी मात्रक में हो सकती हैं, वाले वर्गों में मात्रक वर्गों की संख्याएं देखिए आकृति में क्रमशः 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इस तरीके से है। अगर हम क्या लें, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग लें तो इसमें वर्गों की संख्या है 1 का स्क्वायर अर्थात 1। अगर हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग लें और इसमें देखें कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, तो 4 काटे जा सकते हैं, 2 की घात 2 अर्थात 4। यहाँ आपको 3 सेंटीमीटर अगर आप भुजा का वर्ग लेते हैं तो इसमें 1-1 सेंटीमीटर वाले 9 वर्ग काट सकते हैं। तो संख्याएं जो प्राप्त हो रही हैं वर्गों की वो है 1 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे आप अनुमान लगा सकते हैं 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगी। जो भी हम संख्याओं की व्यवस्था देख रहे हैं उसमें आगे आने वाली संख्याओं को तो हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन किसी किसी जो व्यवस्था है उसमें अंतर समान है, किसी में अनुपात समान है। यहाँ अगर हम देखें तो ना अंतर समान है ना अनुपात समान है, तब भी हम क्या लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं कि आगे क्या आएगा। बात को समझिए, संख्याओं की ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं हम जिसमें हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि आगे आने वाला पद कौन सा होगा। इस स्थिति में भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। आगे देखते हैं स्थिति संख्या 5। देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, शकीला अपनी पुत्री के गुल्लक में, शकीला जो एक महिला है वो अपनी पुत्री के गुल्लक में 100 रुपए तब डालती है जब वह 1 वर्ष की हो जाती है। जब उसकी पुत्री 1 साल की हुई तो शकीला ने उसके गुल्लक में 100 रुपए डाल दिए बचत के लिए, तथा प्रत्येक वर्ष इसमें 50 रुपए की वृद्धि करती जाती है। अच्छा, एक बार उसने 100 रुपए डाल दिए, फिर 50 रुपए की वो इसमें क्या करती जाती है, वृद्धि करती जाती है। अगले साल उसने 50 डाले, फिर 50 डाले, 50 रुपए वो डालती रहती है। जन्म दिवसों पर उसकी पुत्री के गुल्लक में डाली गई राशियों की अगर हम बात करें तो पहले जन्मदिन पर जब वो 1 साल हुई तो गुल्लक में उसने 100 रुपए डाले, ये 100 रुपए हो गए गुल्लक में। फिर 50 रुपए डाले तो अगले साल उसके गुल्लक में 150 हो गए। फिर 50 रुपए डाले तो नेक्स्ट ईयर उसके गुल्लक में 200 रुपए हो गए, फिर 250 रुपए हो गए। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसके बाद में उसके गुल्लक में कितने रुपए हो जाएंगे, 300, उसके बाद में 350, इस तरीके से ना। तो हम देख रहे हैं जो राशियां, जो संख्याएं लिखी गई हैं, आगे आने वाले पद का हम अनुमान लगा रहे हैं और यहाँ पर हर एक पद का अंतर फिर से समान आ गया। क्रमागत पदों का अंतर क्या आ गया, समान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थितियों की हमने चर्चा की जिसके अंदर क्या हो सकती है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे कौन सी संख्या आएगी। हम ये बता सकते हैं कि उनकी संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है या अनुपात समान है या क्या लॉजिक चल रहा है, लॉजिक बता सकते हैं। तो संख्याओं की व्यवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में बच्चों। अभी संख्याएं देख लेते हैं कि किस किस स्थिति में कैसी कैसी संख्याएं हैं और फिर मैं बताऊंगा आगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है और उसकी उपयोगिता क्या होती है। अगली स्थिति के बारे में विचार कीजिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इन 6 स्थितियों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो स्थिति मुझे लगती है वो यही है। देखिए, खरगोशों का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने के योग्य नहीं है। एक खरगोशों का युग्म है जो पहले महीने में प्रजनन करने के योग्य नहीं है, अर्थात उनसे हमें और खरगोश प्राप्त नहीं होते। दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में वे नए युग्म का प्रजनन करते हैं, अर्थात जो हमारे पास खरगोशों का जो युग्म है, जो जोड़ा है, उससे दूसरे महीने में हमें एक जोड़ा मिल जाता है और फिर प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही जोड़ा था, फिर 1 महीने बाद में हमारे पास 2 जोड़े हो जाएंगे। फिर देखिए एक उसके बाद में जब वो नया जोड़ा होगा वो भी 1 महीने बाद में क्या करेगा, प्रजनन करने योग्य हो जाएगा। यह मानते हुए कि किसी खरगोश की मृत्यु नहीं होती है, हमारे सारे खरगोश क्या हैं, बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तब देखिए पहले, दूसरे, तीसरे, छठे महीने के प्रारंभ में खरगोशों के युग्मों की संख्या क्रमशः 1, 1, 2, 3, 5 और 8 होगी। कैसे, आइए चित्र में समझते हैं। देखिए ये रहा, पहले महीने में हमारे पास खरगोशों का एक ही युग्म था। अगला, ये तो पहले महीने की बात, अगले महीने भी हमारे पास एक ही युग्म रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 महीने तक कोई प्रजनन के योग्य नहीं है। फिर इससे हमें एक खरगोश मिल जाएगा, एक। ठीक है, इससे और इस वाले से देखिए ये जो पहले हमारे पास था उसके भी क्या हो जाएंगे, 2 खरगोश और हो जाएंगे। और फिर इससे जो खरगोश प्राप्त हो रहे हैं वो ये रहे, इससे जो खरगोश प्राप्त हो रहे हैं वो ये रहे। पहले जो हमारे पास स्टार्टिंग में था उनसे, इससे जो प्राप्त हुआ उनसे हमें ये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है,
समझ में आ रही बात? आई देखिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि पहले जो हमारे पास स्टार्टिंग में खरगोशों का युग्म था उससे हमें 6 महीने में कितने युग्म प्राप्त हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। 5 क्यों? क्योंकि 1 महीने वो प्रजनन के योग्य नहीं है। लेकिन 1 महीने के बाद में उनसे एक जो खरगोशों का युग्म होगा, वो जब 1 महीने के हो जाएंगे तो उनसे भी हमें नए खरगोशों का युग्म प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तीसरे वाले से फिर हमें इस प्रकार से प्राप्त होंगे, इससे ये 2 हमें प्राप्त होंगे, इससे छठे महीने तक ये एक ही युग्म प्राप्त होगा, इससे भी एक ही युग्म प्राप्त होगा, इससे हमें 2 युग्म प्राप्त हो जाएंगे और इससे हमें एक ही युग्म प्राप्त होगा। तो अगर हम देखें तो पहले महीने में हमारे पास खरगोशों के युग्मों की संख्या 1, दूसरे महीने में हमारे पास खरगोशों के युग्मों की संख्या कितनी है बच्चों? ये भी 1। तीसरे महीने में खरगोशों के युग्मों की संख्या 2, और चौथे महीने में कितने युग्म? 3। ठीक है, उसके बाद में चौथे 5वें महीने में हमारे पास कितने युग्म हो गए? 1 2 3 4 5 युग्म हो गए। और उसके अगले में हमारे पास हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 युग्म खरगोशों के हमें मिल जाएंगे। तो अगर हम इन संख्याओं को देखें, 1 1 2 3 5 8, आगे भी हम बता सकते हैं, अगर हम चित्र बनाएं आगे तो बता तो सकते हैं कि 7वें महीने में हमें कितने युग्म प्राप्त होंगे, लेकिन देखिए ना तो अंतर समान है ना अनुपात समान है। अब हम चर्चा करते हैं कि संख्याओं के इन व्यवस्थाओं के आखिर नाम क्या हैं। हम जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, अगर क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है तो इस संख्याओं को क्या कहेंगे? इस प्रकार की व्यवस्था को। अनुपात समान है तो क्या कहेंगे? देखिए बच्चों, ऐसी कोई भी संख्याओं बच्चों या हम कह सकते हैं या अवयवों की व्यवस्था या सूची की व्यवस्था या सूची जिसमें आगे आने वाले पदों का अनुमान लगाया जा सके क्या कहलाती है? ऐसी संख्याओं की सूची या व्यवस्था जिसमें आगे आने वाले पदों का अनुमान लगाया जा सके किसी लॉजिक के आधार पर, किसी तर्क के आधार पर, उसे हम कहते हैं अनुक्रम या इंग्लिश में बोले तो सीक्वेंस कहलाती है। एक सूची संख्याओं की क्या कहलाएगी? अनुक्रम या सीक्वेंस। अभी हमने 6 स्थितियां देखी, उनमें जो संख्याएं थी उनकी सूची की चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, एक बार वापस से, पहले जो रीना वाले केस में संख्याएं हमें प्राप्त हुई उसकी सूची क्या थी? 8000 पहले वर्ष उसके वेतन, और फिर अगले वर्ष उसका मासिक वेतन 8500, फिर अगले वर्ष 9000, 9500 इत्यादि। हम क्या कर सकते हैं? संख्याओं की इस सूची में आगे आने वाले पदों का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। क्या करेंगे? हम पहले वाले पद में 500 जोड़ देंगे तो आगे आने वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। ये लॉजिक है, 500 जोड़ के अगला पद प्राप्त कर देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार की संख्याओं की सूची को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। दूसरी स्थिति, सीढ़ी वाली स्थिति में हमारे पास संख्याएं आई थी 45, 43, 41 इत्यादि, और अंत में हमें प्राप्त हुआ था 31। तो इस सूची में हमें पता है लॉजिक क्या है? -2 जोड़ दो, या हम कह सकते हैं 2 घटाते चलो तो अगली संख्या प्राप्त होगी। फिर देखिए, वो परिपक्वता राशि किसी बचत योजना वाली बात अगर हम करें तो अगर 8000 रुपये निवेश करते हैं तो 3 वर्ष बाद वो हो जाते हैं 10,000। 5/4 गुना हो रही थी ना राशि हर 3 वर्ष बाद में,
फिर अगले 3 वर्ष बाद में 12,500, फिर अगले 3 वर्ष बाद में 15,625 इत्यादि। इस प्रकार की संख्याएं हमें प्राप्त हुई थी। यहाँ पर भी लॉजिक है, हर 3 साल बाद में 5/4 गुना हो जाएगी। यहाँ पर क्या लॉजिक है, हर 3 साल में जो धनराशि निवेश की गई थी उसका 5/4 गुना हो जाएगा। 8,000 का 5/4 गुना 10,000, इसका 5/4 गुना क्या हो जाएगा 12,500। फिर वर्गों वाली स्थिति की संख्या, यहाँ पर लॉजिक क्या था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इस तरीके से संख्याएं चली थी। फिर शकीला वाली स्थिति याद कीजिए, वहां पर पहले जन्मदिन पर, उसकी पुत्री के पहले जन्मदिन पर गुल्लक में जो रुपए थे वो थी धनराशि थी 100 रुपए, दूसरे जन्मदिन पर 150, फिर 200, फिर 250 और इस तरीके से संख्याएं हमें प्राप्त की थी बच्चों। खरगोशों के युग्मों की संख्या वाली स्थिति, पहले महीने में 1 युग्म, दूसरे महीने में भी 1 युग्म, फिर 2 युग्म, फिर 3 युग्म, फिर 5 युग्म, फिर 8 युग्म और इस तरीके से। तो ये जो संख्याओं की सूचियां हैं बच्चों, ये जो संख्याओं की सूचियां हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं आगे आने वाले पदों का। तो इन सूचियों को हम कहेंगे अनुक्रम। हमारे अध्याय का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। अभी पहुंचते हैं समांतर श्रेणी पर बच्चों। देखिए, अनुक्रम अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपको समझने की जरूरत है श्रेणी। श्रेणी को समझने से पहले हम समझेंगे श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, अंग्रेजी में बोलेंगे सीरीज। देखिए बच्चों, जो भी अनुक्रम है, अनुक्रम के पदों के मध्य आप सिर्फ क्या लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। लगाने से श्रेणी प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 8,000 प्लस 8,500 प्लस 9,000 प्लस 9,500 प्लस एंड सो ऑन, तो ये जो अनुक्रम है इसी को हम बोलेंगे श्रेणी। समझ में आया अंतर, सिर्फ इस चिन्ह का अंतर है और कोई अंतर नहीं है सीक्वेंस और सीरीज में, सीक्वेंस और सीरीज में। फिर बात करते हैं श्रेणी की। श्रेणी किसे कहेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, प्रोग्रेशन। देखिए, कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसमें लॉजिक होना चाहिए, अनुक्रम होगा, उसके अंदर प्लस का साइन लगा देंगे, श्रेणी होगी। लेकिन अगर इसके nवें पद के लिए क्या हो, गणितीय सूत्र प्राप्त हो, हमें nवें पद के लिए सूत्र लिखा जा सके, सूत्र प्राप्त किया जा सके, तो इस प्रकार के अनुक्रम को हम बोलते हैं श्रेणी। सूत्र प्राप्त किया जा सके तो हम बोलते हैं श्रेणी। यहाँ पर देखिए, इसमें अगर हम बोलें तो nवा पद क्या होगा, n स्क्वायर। तो हमने सूत्र प्राप्त कर लिया। इसमें अगर हम बात करें nवें पद की, तो 100 प्लस n-1 इंटू 50, ये इसका nवा पद का सूत्र हो जाएगा। देखिए, 10वें जन्मदिन पर कितनी धनराशि होगी, आप कैलकुलेट कीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 रखूंगा, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 को 50 से गुणा करूंगा, कितना जाएगा 450 और 100 550। 10वें जन्मदिन पर उसके गुल्लक में, शकीला की पुत्री के गुल्लक में 550 रुपए हो जाएंगे। कैसे पता किया मैंने, ये सूत्र के माध्यम से। इसके nवें पद यानी कि 10वें पद के लिए मैंने एक सूत्र बना दिया उसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप कोई सूत्र प्राप्त कर पा रहे हैं nवें पद के लिए, तो इस अनुक्रम को हम फिर क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं। कब कब आप प्राप्त कर सकते हैं सूत्र, देखिए मुख्यतः 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं।
एक जिसकी चर्चा हम हमारी कक्षा 10 में करेंगे, समांतर श्रेणी। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, जिसकी चर्चा हम करेंगे कक्षा 11 में। हरात्मक श्रेणी, ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियां होती हैं, हरात्मक, गुणोत्तर और समांतर श्रेणी। कक्षा 10 में हम किसकी चर्चा करेंगे? समांतर श्रेणी की। अब इन संख्याओं के बारे में वापस से विचार करते हैं। ये जो श्रेणी थी बच्चों, इसमें क्रमागत पदों का अंतर, समान था। क्रमागत पदों से आशय क्या है? दूसरे में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा घटा दोगे तो आपको एक निश्चित राशि मिलेगी, एक निश्चित संख्या मिलेगी। तो क्रमागत पदों का अंतर समान है। यहाँ पर भी क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है। यहाँ पर क्रमागत पदों का अनुपात समान है, ठीक है। इस तरीके से तो हो सकता है जो अनुक्रम हमें दिया गया है उसमें क्रमागत पदों का अंतर समान रहे। ये भी हो सकता है कि उसमें क्रमागत पदों का अनुपात समान रहे, या हो सकता है कि उसके अंदर कोई और लॉजिक रहे, ठीक है। तो कब किस अनुक्रम को हम श्रेणी कहेंगे? अगर उसका nवें पद के लिए सूत्र विद्यमान है, सूत्र उत्पन्न किया जा सकता है, तो उसको श्रेणी कहेंगे। किस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे बच्चों? देखिए बच्चों, किस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची या व्यवस्था होती है बच्चों, जिसमें प्रत्येक पद, पहले पद के अतिरिक्त, जो सबसे पहले वाला पद है उसके अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि स्थिति 1 में हमने देखा था 8000, फिर इसमें 500 जोड़ने पर 8500 आया था, फिर 9000। तो प्रत्येक पद कैसे प्राप्त हो रहा था? अपने पहले पद में 500 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा था। उसके अलावा हमने सीढ़ी वाला देखा इस प्रकार से। तो प्रत्येक जो पद है वो अपने पहले वाले पद में -2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा था। तो संख्याओं की ऐसी सूची, ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, क्या कहलाती है बच्चों? समांतर श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। अर्थात समांतर श्रेणी में हम कह सकते हैं बच्चों, जो प्रत्येक पद होते हैं क्रमागत पद, उनका अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। देखिए, नाम से समझिए, समांतर श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी। ऐसी कोई भी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। यह जो निश्चित संख्या होती है ना, जो निश्चित अंतर होता है, वो एपी का समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सार्वआंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है बच्चों, जैसे कि ये 500 जोड़ा जा रहा है, -2 जोड़ा जा रहा है, ये निश्चित संख्या समांतर श्रेणी एपी, इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस एपी शॉर्ट नाम है बच्चों, छोटा नाम एपी, शॉर्ट में कहेंगे एपी। तो इस समांतर श्रेणी का क्या कहलाता है? सार्वआंतर या कॉमन डिफरेंस। बच्चों अंग्रेजी में बोले तो कॉमन डिफरेंस। याद रखिए, सार्वआंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यहाँ देखिए, सार्वआंतर जो संख्या जोड़ी जा रही है धनात्मक है, जो संख्या जोड़ी जा रही है ऋणात्मक है। अगर कोई ऐसी संख्या हो, एक ऐसी कोई श्रेणी हो 1 1 1, तो ये भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि सब में कितना जोड़ा जा रहा है? 0 जोड़ा जा रहा है। तो समांतर श्रेणी तो किसे कहेंगे? संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो। ये निश्चित संख्या क्या कहलाती है? सार्वआंतर कहलाती है।
ठीक है। सार्वंत्र का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा समझ में आ गई, कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि इस व्यवस्था संख्याओं की व्यवस्था कैसी कैसी हो सकती है। फिर देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप किस रूप की होगी समांतर श्रेणी? अगर उसका प्रथम पद पहला पद a है और सार्वंतर अर्थात जो निश्चित संख्या जोड़ी जानी है वो क्या है? d है। तो श्रेणी कैसी होगी? पहले तो उसमें a आएगा, फिर a प्लस डी आएगा, फिर एक और बार d जोड़ोगे तो a प्लस 2d आएगा, a प्लस 3d आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। देखिए जो पहला पद होता है उसको हम a1 बोलते हैं या a बोलते हैं। ये क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद। A2 किसको बोलेंगे? समांतर, समांतर पूरा लिख देते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा पद। बताइए A15 किसको बोलेंगे? बिल्कुल समांतर श्रेणी का 15वां पद। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी AP का 15वां पद। अच्छा तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको पता चलेगा जो पहला पद है वो तो है a, जो दूसरा पद है वो है a प्लस डी, जो तीसरा पद है वो है a प्लस 2d, जो 10वां पद होगा वो क्या होगा? वो होगा a प्लस 9d। क्यों? क्योंकि जो पद है उससे एक कम बार हमने d जोड़ा हुआ है। दूसरा पद है तो एक ही बार d जोड़ा है, तीसरा पद है तो 2 बार d जोड़ा है, चौथा पद हो तो 3 बार d जोड़ेंगे, 10वां पद हो तो 9 बार जोड़ेंगे, 100वां पद हो तो a प्लस 99d। ये लॉजिक आप लगा सकते हैं। तो ये इसका लॉजिक है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ऐसे करते करते एनवा जो पद होगा, एनवा पद an, वो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो आप ये समांतर श्रेणी देख रहे हैं इसके अंदर कितने भी पद हो सकते हैं। तो अगर हम पदों की संख्या के अनुसार समांतर श्रेणी को देखें तो ये 2 तरीके की हो सकती है। समांतर श्रेणी के प्रकार अगर हम देखें पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के अनुसार, तो कितने हो सकते हैं बच्चों? 2 हो सकते हैं। एक जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो। एक क्या हो? ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, अर्थात आपको उसका अंतिम पद ज्ञात हो, अंतिम पद ज्ञात हो, अंतिम पद हमें क्या हो? ज्ञात हो कि कौन से वाला पद अंतिम पद है ना। तो एक तो ऐसी हो सकती है जिसके अंदर पदों की संख्या निश्चित हो अर्थात अंतिम पद हमें ज्ञात हो। तो इस प्रकार की समांतर श्रेणी को बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। और दूसरी समांतर श्रेणी कैसी हो सकती है? जिसमें पदों की संख्या अनंत हो। कितनी हो? अनंत हो। हमें पता नहीं है कितने पद हैं, गिनते जाओ अपरिमित होंगे। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं बच्चों? अपरिमित समांतर श्रेणी। पदों की संख्या निश्चित है, आखिरी पद कौन सा है हमें ज्ञात है तो परिमित। ठीक है, अगर हमें ये ज्ञात नहीं है कि लास्ट में कौन सा पद है, पदों की संख्या इनफाइनाइट है, अनंत है, तो अपरिमित समांतर श्रेणी। फिर देखते हैं बच्चों आगे, यदि समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी, यदि श्रेणी समांतर श्रेणी है, अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है, तब इसका सार्वंतर इसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर होता है, अर्थात an+1 माइनस an होता है। कहने का मतलब ये है बाद वाले पद में से आप इसके ठीक पहले वाला पद जब घटा देंगे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा सार्वांतर। अगर हमें सार्वांतर निकालना है तो हम कर सकते हैं दूसरे में से पहला माइनस, तीसरे में से दूसरा माइनस, 10वें में से 9वां माइनस। ठीक है, कोई भी पद से उसका पहले वाले पद का अंतर निकाल लीजिए, सार्वांतर आपको मिल जाएगा। अर्थात जो सार्वांतर का सूत्र होता है d बराबर होता है nवें पद में से हम n-1वां पद घटाएंगे, या n+1वें पद में से nवां पद। n से आगे वाला कौन सा होगा, n+1वां पद होगा, उसको घटा लेंगे। अच्छा, यहाँ n क्या है, पद का नंबर। n क्या है, पद का नंबर। ध्यान दीजिएगा, n क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या जो है बच्चों कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती, दशमलव संख्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। हम ऐसे नहीं कर सकते कि किसी समांतर श्रेणी में 3/2 पद है, ऐसा थोड़ी चलेगा। 1.5 पद थोड़ी हो सकते हैं किसी समांतर श्रेणी में, एक उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 12वां, 15वां, ऐसे ही हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 15 और 16वें पद के बीच में 15.5वां पद आएगा, ऐसा नहीं आएगा ना। तो ये जो n होता है बच्चों हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये n का मान हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम भूल जाते हैं। अगर हमसे कोई पूछ लेगा कि चल बता a 4.5, तो आप इसको निकालने बैठ जाएंगे, देख लेना। आप में से आप सभी नहीं, लेकिन कुछ। लेकिन अगर हमने ध्यान दे लिया कि n का मान तो 4.5 हो ही नहीं सकता, तो हम बोलेंगे कि भैया देख मेरी बात समझ कि n का मान हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है, और तू मुझसे पूछ रहा है 4.5वां पद, तो मैं कैसे बताऊंगा। n का मान हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये प्रश्न ही गलत है। a 4.5 पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हो कि a5 बताओ, a4 बताओ या a5 बताओ, मैं ये बता सकता हूँ। लेकिन इन दो पदों के बीच में कोई पद नहीं आता, चौथे पद के बाद में 5वां पद आता है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई, लॉजिकल है, समझ में आ गई ना आपको। चलिए देखिए आगे, उदाहरण संख्या 1। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 1 में हमसे क्या पूछा गया है। AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन के लिए प्रथम पद A और सार्वअंतर D लिखिए। तो अगर आपको समझ में आ गई है समांतर श्रेणी की परिभाषा, प्रथम पद और सार्वअंतर की परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई है, तो इस प्रश्न में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए हल में लिख दीजिए समांतर श्रेणी जो दी गई है, पहले उसे AP जो दी गई है वो क्या है, दी गई AP है 3/2, फिर 1/2, फिर -1/2, फिर -3/2, और इस तरीके से। इसका प्रथम पद बताना है। प्रथम पद का मतलब सबसे पहले जो सूची संख्याओं की दी गई है, जो व्यवस्था दी गई है, उसमें सबसे पहले कौन सी संख्या है। तो प्रथम पद तो देख के ही लिखते हैं हम, प्रथम पद ए तो हो गया बच्चों 3/2, तथा सार्वअंतर किसे कहते हैं बच्चों बताइए। अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी सार्वअंतर की, और कैसे ज्ञात करते हैं इसकी भी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। सार्वअंतर D किसे कहते हैं, AP के क्रमागत पदों का अंतर, दूसरे में से पहला घटा लें, तीसरे में से दूसरा घटा लें, 10वें में से 9वां घटा लें। ठीक है ना, तो घटाकर हम क्या करते हैं, सार्वअंतर D ज्ञात करते हैं। तो मैं घटा सकता हूँ 1/2 में से, 1/2 में से किसको घटाना पड़ेगा, इसके पहले वाले पद 3/2 को। तो ये आ जाएगा 1 - 3/2, अर्थात -2/2। -2/2 का मतलब होता है -1। आप चाहें तो माइनस के 1/2 में से
इसके पहले वाला पद 1/2 घटा लीजिए, या माइनस के 3/2 में से इसके ठीक पहले वाला पद माइनस के 1/2 घटा लीजिए। इसमें से अगर आपको घटाना है तो इसे घटाइए और इसमें से घटाना है तो इसको घटाइए। कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर आप निकाल लीजिए, उसे ही कहते हैं हम समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी। प्रथम पद तो देख के ही बता देते हैं बच्चों, ठीक है ना। उदाहरण संख्या 1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, उदाहरण संख्या 2, इसमें हमसे क्या कहा गया है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में, देखो ये एपी नहीं कहा गया है, सिर्फ क्या कहा गया है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है। आपको बताना है कि कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए, आगे के 2 पद क्या हैं। तो पहले आपको जांच करनी है कि जो संख्याओं की सूची दी गई है वो समांतर श्रेणी एपी है या नहीं। कैसे जांच करेंगे भाई, कोई निश्चित संख्या अगर जोड़ी गई है तो उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे, अर्थात क्रमागत पदों का अंतर यदि समान है तो समांतर श्रेणी कहेंगे, अन्यथा हम कहेंगे कि ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है। आइए जांच करते हैं, उसके बाद में आपको अगले 2 पद भी बताने हैं बच्चों, ठीक है। हल 1, इसमें देखिए जो सूची दी गई है उसे लिख लेते हैं 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। यहाँ अगर आप दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, 4 पद दिए गए हैं ना, A1, A2, A3, A4, तो दूसरे में से 10 में से 4 गया, कितना आया 6। तीसरे में से अगर आप दूसरा घटाते हैं 16 माइनस 10 करते हैं तो भी कितना आया 6। चौथे में से तीसरा घटा के देख लीजिए, 22 माइनस 16 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 6। तो अगर हम देखें क्रमागत पदों का अंतर समान है तो हम लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः संख्याओं की दी गई सूची लिखेंगे बच्चों, संख्याओं की दी गई सूची एपी है। जो संख्याओं की सूची दी गई है वो क्या है, एपी है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है तथा इसका सार्वांतर, जो निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, सार्वांतर डी बराबर कितना है 6। अतः अगले दो पद कौन कौन से, A5 और A6 कैसे निकालेंगे, 6 जोड़ दीजिए, 22 में 6 जोड़ा 28 और 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34। A5 तो 28 और A6 कितना 34। इस प्रकार से हल करेंगे उदाहरण संख्या 2 के भाग 1 को। फिर देखिए भाग 2 में जो संख्याओं की सूची दी गई है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें 4 पद दिए गए हैं सूची में, 1, -1, -3, -5 और ये संख्याओं की सूची इस तरीके से चल रही है, ठीक है। इस तरीके से संख्याओं को व्यवस्थित किया गया है। यहाँ भी हम अंतर देख लेंगे, दूसरे में से पहला घटा के देख लीजिए, तीसरे में से दूसरा घटा के देख लीजिए, चौथे में से तीसरा घटा के देख लीजिए। यदि 5वां भी दिया जाता तो हम 5वें में से चौथा भी घटा कर देखते। जितने भी पद दिए गए हैं उनसे हम एक बार अंतर निकाल के देखते हैं। तो -1 में से हम घटाएंगे 1, हमें मिल जाएगा -2। -3 में से हम घटाएंगे -1, तो ये भी हमें मिल जाएगा -2। -5 में से हम घटाएंगे -3,
तो ये भी हमें मिल जाएगा माइनस का 2। क्या सभी के अंतर समान हैं? तो हम लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः बच्चों संख्याओं की दी गई सूची AP है। क्योंकि अंतर समान आया इसलिए दी गई सूची क्या है? AP है। अच्छा, इसका सार्वांतर D कितना है? D का मान है -2, तो लिख देंगे जिसका सार्व अंतर D कितना है? -2। अतः इसके अगले दो पद भी हमें बताने हैं, तो अगले दो पद A5 और A6। A5 क्या होगा? -2 और जोड़ दीजिए तो -5 प्लस -2 जब आप करेंगे आपको मिल जाएगा -7, और -7 में प्लस करोगे -2 तो ये मिल जाएगा हमें कितना? -9। तो अगले दो पद आ जाएंगे -7 -9। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। भाग 3 प्रश्न उदाहरण संख्या 2 का भाग 3। इसके अंदर जो संख्याओं की सूची दी गई है वो लिख लेते हैं -2, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2। इस तरीके से कितने पद दिए गए हैं? 5 पद दिए गए हैं। तो यहाँ आप देखें A2 -A1, तो दूसरा है 2 में से -2 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 2 और 2 4। A3 -A2, A3 है माइनस का 2, इसमें से घटाओगे 2, प्लस का 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा -2 कितना? -4। इन दोनों का अंतर प्लस का 4, इन दोनों का अंतर माइनस का 4, बराबर आया क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम बोलेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की दी गई सूची या व्यवस्था, दी गई सूची AP नहीं है। संख्याओं की कौन सी सूची AP होती है? जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी गई हो। क्रमागत संख्याओं में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त की गई हो, अर्थात क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो। यहाँ अंतर समान नहीं है इसलिए ये AP नहीं है। फिर देखिए आगे भाग 5। यहाँ पर जो संख्याओं की सूची दी गई है उसे लिखते हैं और देखते ही पता चलता है बच्चों कि ये तो AP नहीं है। 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3। तो ये सीरीज है, केवल एक लॉजिक है। अब की बार क्या आएगा? 4 4 4, फिर 5 5 5। इस तरीके से चलेगा। आगे आने वाले पदों का अनुमान लगा सकते हैं। सिर्फ बच्चों ये एक श्रृंखला है, एक सीक्वेंस है। आप इसमें कुछ लॉजिक जरूर लगा सकते हैं कि क्या आएगा। 3 3 3 के बाद में 4 4 4, उसके बाद में 5 5 5। लेकिन अंतर अगर आप देखें क्रमागत पदों का, यहाँ पर A2 -A1 तो 0 आ रहा है, A3 -A2 भी 0 आ रहा है, लेकिन A4 -A3 करोगे तो आ जाएगा 2 - 1 कितना? 1। क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है,
नहीं है। अतः संख्याओं की दी गई सूची, संख्याओं की दी गई सूची एपी नहीं है। ये सूची क्या है? एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर समान नहीं है। तो इस प्रकार से हल करेंगे हम उदाहरण संख्या 2 के भाग 4 को। उम्मीद करता हूं संख्याओं की दी गई सूची को आप पहचान सकते हैं कि वो एपी है या नहीं। एपी का प्रथम पद और सार्वंतर भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में। तब तक के लिए जो भी मैंने बताया उसको पुनः पढ़िए, अभ्यास करिए बच्चों। खुश रहिए। धन्यवाद।